दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो पिछले वीडियोस के लिए आपने अपना प्यार और सराहना दिखाई। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबों का शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें मेरे वीडियोस को। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज का वीडियो मैं शुरू करना चाहती हूँ और इस वीडियो में मैं ऐसी दो ध्वनियां लेकर के आई हूं जो कि अक्सर दिक्कतें आती हैं इसमें, इसको उच्चारण करने में, इसको कहाँ प्रयोग करते हैं इसका। तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, मैं आज जो ध्वनि लेकर आई हूं आपके समक्ष, ये है विसर्ग एवं आगत ध्वनियां। हालांकि दोनों ही टॉपिक बिल्कुल अलग है। विसर्ग और आगत ध्वनियों में बहुत अंतर है, लेकिन मैंने सोचा कि आगत ध्वनियों को कवर करने से पहले अनुस्वार और अनुनासिक को मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को भेज दिया है इसको। तो विसर्ग हमारा ये टॉपिक छुटा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको भी इसी के साथ मैं कवर कर दूं। हालांकि इसमें कुछ विशेष बताने योग्य बातें नहीं है, लेकिन ये टॉपिक को थोड़ा सा जो इसमें बताने लायक है मैं इसको कवर करते हुए आगे बढ़ूंगी। तो दोस्तों, ये विसर्ग जो ध्वनि है, जैसा कि आप अ से अह तक पढ़ते हैं, तो उसमें औ तक हमारे स्वर हैं। उसके बाद अन की मात्रा जो आप कहते हैं, जिसको अनुस्वार के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसको अ के बाद दो इस तरह का बिंदु जो चिन्ह है हमारा, इसको हम लोग अह उच्चारित करते हैं। और ये जो है ये ह साउंड, ह ध्वनि देता है। संस्कृत में हालांकि ये दोनों ही ध्वनियां ह और विसर्ग दोनों प्रयोग होती हैं, लेकिन हिंदी में हालांकि हम लोग पहले अतः, प्रायः, स्वतः, कुछ इस तरह से हम लोग इस तरह हिंदी में प्रयोग करते थे, लेकिन आज के डेट में ये परिवर्तित हो गया है और ये बिल्कुल ही ह साउंड में परिवर्तित हो गया है। पहले आप लोग इस तरह से अतः को अगर आप अतः लिखते थे तो ये गलती कहा जाता था, क्योंकि ये ह जो है विसर्ग के रूप में आना चाहिए, दो चिन्हों के रूप में आना चाहिए। लेकिन ये भाषाविदों द्वारा हिंदी मानकता में ऐसा प्रावधान बना दिया गया कि ये अह जो है ये ह के रूप में प्रयुक्त होगा और पूर्णतः इसको ह के ही रूप में हिंदी भाषा भाषियों के लिए इसको प्रयोग में लाया जाएगा। अब विसर्ग की मान्यता हिंदी से टोटली हटा दी गई है। ये विसर्ग हमारी हिंदी भाषा से टोटली हट गया है। वरना पहले तो जो तत्सम शब्द होते थे संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आते थे, तो उसमें हम लोग यूज करते ही थे इसको। लेकिन अब हिंदी की नई मानकता के अकॉर्डिंग इसका प्रावधान हटा करके इसको ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि प्रायः, प्रायः, अब यूं लिखेंगे आप, ये बिल्कुल सही है। स्वतः में विसर्ग न लगा करके आप ह लगाएं, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, यही कुछ बातें थी हिंदी की मानकता, तो इसको मैंने सोचा कि इस टॉपिक के साथ मैं कवर कर दूं। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं हम, जो हमारा मेन टॉपिक है। आगत ध्वनियां। दोस्तों देखिए, आगत, आगत का अर्थ हुआ आगत ध्वनियां, अर्थात आई हुई, आई हुई, आई हुई ध्वनियां, ध्वनियां साउंड, आई हुई ध्वनियां, आया हुआ साउंड। तो ये कहां से आई हुई, ये कौन सी ध्वनियां हैं और कहां से आई हैं? तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे अपनी हिस्ट्री, इतिहास की ओर जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश पर बहुत सारे विदेशियों का शासन रहा। उसमें मुगल थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। तो ऐसे मुगलों के जब संपर्क में हम हिंदुस्तानी आए, तो हमारा रहन सहन भी बदला, प्लस उन लोगों का भी रहन सहन में कुछ परिवर्तन आए ही होंगे निश्चित रूप से। उसी तरह से हमारी भाषा भी उन लोगों के संपर्क में आई,
तो उनकी भाषा में भी कुछ परिवर्तन आया और हमारी भाषा में भी कुछ परिवर्तन आया। तो ये व्यवहारिक बातें हैं कि जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमारे हाव भाव, हमारे आचार विचार में कुछ चेंजेस आते हैं। वो संगत का असर तो होता ही है। तो जब हमें ये बात आ सकती है तो भाषा के साथ भी भाषा और भी जल्दी प्रभावित होती है। तो इसी क्रम में हमारी भाषा उन विदेशियों के संपर्क में आने से प्रभावित हुई और धीरे धीरे वो हमारे हिंदी भाषा में आकर के समा गई। जैसे कि हम हिंदुस्तानी खुली बाहों से सबका स्वागत करते हैं, तो हमारी हिंदी भाषा भी क्यों ना स्वागत करे। तो हमारी भाषा ने भी सबों का स्वागत खुली बाहों से किया और उनको अपने अंदर स्थान दे दिया। तो दोस्तों, इस तरह से अंग्रेजी भाषा जब हमारी हिंदी भाषा के संपर्क में आई और हमारी हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा से या अंग्रेजी भाषा से इस तरह से इन्फ्लुएंस्ड हुई कि उसके कुछ शब्द और ध्वनि हमारी ध्वनि से ऐसे टकराई जिसको कि उच्चारण करने में, बोलने में दिक्कतें आने लगी। तो उसके लिए कुछ प्रावधान बनाए हमारे भाषाविदों ने। जैसे कुछ शब्द आए, मैं पहले उदाहरण से ही शुरू करती हूं। बाल, बाल और उनका बॉल, ठीक है, बाल बॉल, डाल डॉल। तो इस तरह से जब बहुत सारे ऐसे शब्द आए जो कि इसी ध्वनि को दे रहे थे हमारी भाषा में। हमारी भाषा में डॉल, अगर डाल लिखा जाए तो इस तरह होगा और उन लोग का डॉल, तो हमारे यहाँ उच्चारण हो ही नहीं पाता था डाल डॉल का, हम लोग डाल बोल जाते थे। तो ऐसे में हमारे भाषाविदों ने इसका रास्ता निकाला कि आ से औ के बीच में, बीच की ये ध्वनि है औ, तो उन्होंने निकाला कुछ यूं एक चिन्ह, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग औ जो खाली स्वर था इसका इस्तेमाल कर चुके थे एक्सपेरिमेंट के तहत। अन्न भी ले लिया इसके साथ, अह भी ले लिया इसके साथ। तो ये ऑलरेडी हमारा और जो स्वर था इंगेज था, ऑलरेडी इसके साथ 3 रूपों में इसका प्रयोग करते थे। तब बारी आई हमारी आ की। तो आ के साथ उन लोगों ने ये प्रावधान बनाया। आ को तो लिखने के लिए लिया, मेन चिन्ह था हमारा ये चिन्ह, चंद्राकार चिन्ह। तो इस चंद्राकार चिन्ह को उन्होंने दिया जो कि अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु का बिंदु हटा करके उन लोगों ने चंद्राकार चिन्ह को औ साउंड दिया, औ ध्वनि दिया, जिसको कि आगत ध्वनि का नाम दिया गया। आई हुई, अंग्रेजी भाषा से आई हुई ये ध्वनि मानी गई और इसको लिखने के लिए चूंकि सहारा लेना पड़ा आ का और ये साउंड दिया औ, ठीक है। तो अब बाल और बॉल में हम डिफरेंसेस करना सीख गए। डाल डॉल, काफी कॉफी। तो इस चीज में काफी, काफी मतलब ज्यादा, ठीक, और कॉफी, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोगों ने अंतर जाना। डॉक्टर, कॉलेज, बहुत सारे शब्द जो कि ऐसे ये आगत ध्वनि से शुरू होते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के एडॉप्ट को हम लोगों ने हिंदी भाषा में, हमारे भाषाविदों ने मर्ज करके और कुछ इस तरह का बीच का एक रास्ता निकाला कि ये ध्वनि हमारी एक क्रिएशन में आ गई और इसी को कहते हैं आगत ध्वनि, जिसका कि उच्चारण औ के रूप में। और अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ज्यों के त्यों हिंदी में लिखने के लिए ऐसे प्रयोग करते हैं। क्योंकि अब हमारे लिए चिकित्सक, क्योंकि अनपढ़ से अनपढ़ इंसान भी चिकित्सक, अस्पताल नहीं बोल करके बल्कि डॉक्टर, उसके बाद हॉस्पिटल, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको हिंदी में, उनकी ध्वनि को हिंदी में लिखें, तो ऐसे हम लोगों ने लिखना शुरू किया। हॉस्पिटल, डॉक्टर, कॉलेज। अब हमारे पूरे काम में ज्यों के त्यों अंग्रेजी के शब्द हिंदी देवनागरी लिपि के साथ प्रयोग किया जाने लगा। तो ये हमारा हुआ अंग्रेजी भाषा से आई हुई आगत ध्वनि औ। अब आइए उर्दू और फारसी से आई हुई, जिसका कि
उर्दू भाषा से आई हुई, उसकी अरबी और फारसी लिपि है, तो इसके वर्ण होते हैं 5। देखिए, आगत ध्वनि ये भी है, आगत ध्वनि, आगत ध्वनि है ये भी। इसमें आते हैं हमारे 5 वर्ण, जैसे क, ख, ग, ज, फ। तो ये क, ख, ग, ज, फ ये चारों हमारे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्ण है। लेकिन उर्दू के जब शब्द हमारी हिंदी से टकराने लगे तो इन्हीं वर्णों के जैसा उसका उच्चारण होता था, लेकिन उसमें एक झनकार होती थी, एक उसके उच्चारण में हमारे जिह्वा के नीचे भौरे सी गुंजन का एक एहसास होता था। तो उस एहसास, उस झनकार को देने के लिए हमारे भाषाविदों ने नुक्ता को लिया और नुक्ता का इजाद करके क के नीचे एक बिंदी, ख के नीचे, ग के नीचे, ज के नीचे और फ के नीचे, और क, ख, ग, ज, फ हमारा क, ख, ग, ज, फ ऐसा उच्चारण देने लगा। इसके लिए देखिए कुछ उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे मैं लेती हूं जरा, जरा और जरा। जरा मतलब बुढ़ापा, जरा मतलब थोड़ा सा। जरा खिसकिए तो भाई साहब जरा खिसकेंगे, जरा। बड़े ही तहजीब और नजाकत वाली भाषा है उर्दू। कहते हैं ना, उर्दू और हिंदी बहने हैं, तो थोड़ी हिंदी मोटी हो जाती है और थोड़ी सी नाजुक और बड़ी ही कोमल होती है उर्दू। ठीक है, तो उर्दू में बड़ी ही नजाकत है। तो जरा। अब देखिए कुछ और हम सब लेते हैं। फन, फन और फन। फन, फन मतलब हुड, सांप का हुड, फन। और ये फन, फन मतलब कला, फनकार, अदाकारा, ऐसे करके। तो इस तरह से ऐसे ऐसे शब्द हमारी हिंदी में आने लगे कि वो हिंदी के ही वर्णों से बन सकते थे, किंतु उसमें झनकार कहां से लाए? तो उस झनकार को दिखाने के लिए एक नुक्ता का इजाद किया गया, और नुक्ता के द्वारा हम लोग ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण कर पाए और लिख पाए। क्योंकि उच्चारण करने में तो फिर भी ठीक था कि हम लोग कर पाते थे, जरा, 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 लेकिन लिखने के लिए तो दिक्कत होती। तो लिखने के लिए चिन्ह देना बहुत मुश्किल था। तो भाषा विद्वानों ने ऐसा प्रावधान बनाया कि नुक्ता का इजाद किया। जैसे कुछ शब्द देखिए, का, ग, ज, कागज। आवाज, आवाज, आवाज। तो ऐसे बाजार, बाजार। ठीक है, दफ्तर, दफ्तर, दफ्तर। तो ऐसे करके बहुत सारे नुक्ता वाले शब्द, इसके और भी बहुत सारे शब्द उदाहरण में हैं, उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि आप अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्द इसमें आने लगे। कॉफी, कॉफी, टॉफी। तो इस तरह से ख, क, कहीं कहीं इसका भी कश्ती। जैसे गजल, आप देखिए, गजल और गजल, गजल ऐसे उच्चारण होता है। तो गजल, इसको ऐसे करेंगे। तो इसके उच्चारण में और हमारी हिंदी के वर्णों के उच्चारण में थोड़ा सा एक डिफरेंस था। उस डिफरेंस को मिटाने के लिए या उसको पाटने के लिए भाषाविदों ने नुक्ता, तो इस गोल बिंदु को जो कि पाई वाले ये 5 वर्णों के नीचे लगते हैं, जिसको कि हम नुक्ता कहते हैं। तो नुक्ता चिन्ह से हम लोगों ने इस गैप को पाट लिया, इस गैप पर एक पुल बना लिया, और उर्दू के जितने भी शब्द जो हमारी हिंदी में ज्यादातर बोले जाते थे उनको हम लोग बोल पाए। तो ये है दोनों आगत ध्वनियां जो कि अंग्रेजी और उर्दू से हमारी हिंदी भाषा में आई।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये आगत ध्वनियां समझ में आई होंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा आपके पास तो, या फिर और भी कुछ आपके दिमाग में होगा कोई प्रश्न, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अगले वीडियो में जब बनाऊं तो उसका उत्तर आपको दे पाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।